अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज। इससे पहले जो है हम कंटिन्यूस हैवी एंड फ्री एंड फिक्स डोज और फिक्स टाइम रिजीम जो है डिस्कस कर चुके हैं, डोजेज रिजीम। अब डोजेज रिजीम में हमने ये देखा है कि हम एक प्लान बनाते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने का एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज में हमने ये देखना है कि हमने ड्रग का थेरेप्यूटिक लेवल जो है ब्लड में मेंटेन रखना है, और वो जो है ना मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन से ज़्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा, ड्रग जो है, ड्रग को अपनी थेरेप्यूटिक विंडो में ही रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज डिज़ाइन करने से पहले हम ये चीज़ कंसीडर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं थेरेप्यूटिक विंडो क्या होती है। थेरेप्यूटिक विंडो ये होती है कि ड्रग जो है उसने अपने मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन के दरमियान में रहना है। मतलब जो ड्रग है, हमारी ड्रग जो है वो सेफ रेंज में रहेगी, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन और मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन के दरमियान में रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप डोजेज रिजीम सेलेक्ट कर बना रहे होते हैं ना, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। अब मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन जो है, जो मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन जो है वो एक डिज़ायर्ड ट्रफ लेवल होता है जो ड्रग हम देते हैं उसका, ठीक है। और मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन जो होता है वो परमिसिबल पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास जैसा थियोफाइलिन है ना, ब्रोंकोडायलेटर है, और उसके एग्जांपल है। अब वो जो है उसका जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो 8 से 20 mg पर लीटर के बीच में, 8 से 20 mg पर लीटर थियोफाइलिन का, ठीक है। और इसका जो है ना ये थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन है, थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन है इसकी। लेकिन इसकी टॉक्सिक कंसनट्रेशन जो है ना 15 से 20 mg पर लीटर से भरेंगे तो टॉक्सिक कंसनट्रेशन है, ठीक है। अब जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो पेशेंट के लिए वो हम ज़्यादा 8 से 16 mg पर ml के दरमियान जो है ना हम कंसिडर करते हैं। 16 से ना ही इफेक्टिव कंसनट्रेशन जो है उसकी मिनिमम जो है वो 8 है, और मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन जो है हम इसकी 16 mg पर ml जो है वो कंसिडर करते हैं। और अगर वो इससे बढ़ेगी 20 mg से तो वो फिर उसकी टॉक्सिसिटी, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है। अब हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज में जब हम ड्रग का थेरेप्यूटिक लेवल जो है हमने मेंटेन रखना होता है ब्लड में, और ये भी देखना होता है कि वो अपनी थेरेप्यूटिक विंडो में रहे, तो हम दो तरह की डोजेज डिज़ाइन करते हैं इसमें, मेंटेनेंस डोज एंड लोडिंग डोज। अब जो मेंटेनेंस डोज है ये अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि ड्रग जो है, हमने ड्रग का लेवल जो है मेंटेन रखना है, ठीक है। ड्रग का लेवल क्या मेंटेन होता है? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के ऊपर रेट जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। तब जो है ना प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो मेंटेनेंस डोज है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, ठीक है। अब जितनी भी हमने पेशेंट को डोज देना है पर डे, वो डिपेंड करेगा, ड्रग की हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रहा होता है, प्लस उसकी थेरेप्यूटिक विंडो पे डिपेंड कर रहा होता है। हम ये दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं जब हम हाफ लाइफ देखते हैं ड्रग की। जब हम हाफ लाइफ कंसिडर करते हैं ना पेशेंट की, ड्रग की, क्योंकि हमने ड्रग को स्टेडी स्टेट पे मेंटेन रखना है, मतलब ड्रग का प्लाज्मा में मेंटेन रखनी है डोज, ठीक है। जब हम डोज को मेंटेन रखने की बात करते हैं तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि जब ड्रग स्टेडी स्टेट की कंसंट्रेशन पे पहुंच रहा होता है ना, तो 50% जो है वो एक हाफ लाइफ के बाद पहुंचता है, फिर 75% दूसरी हाफ लाइफ के बाद पहुंचेगा, और फिर 100% जो है वो मोस्टली 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद पहुंचेगा। हमने ये चीज़ देखी थी ना कि ड्रग अपनी स्टेडी स्टेट मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद जो है वो अपनी ड्रग जो है वो स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन ड्रग की जो है वो ब्लड में अचीव होती है। मतलब उसका जब स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन अचीव होती है, मतलब जिस रेट पे ड्रग एडमिनिस्टर हो रहा है उसी रेट पे ड्रग एलिमिनेट आउट भी हो रहा है, और प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो हम हाफ लाइफ कंसीडर करते हैं ना इसमें, हमें पता है, हमने पीछे भी ये चीज़ पढ़ी है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करते हुए 4 to 5 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ एक तो हम चलो देख लिया। दूसरी बात ये है कि ड्रग जो है वो अपनी थेरेप्यूटिक विंडो में रहे, ठीक है। अब हमने ये भी देखना है कि मिनिमम थेरेप्यूटिक लेवल हमें ड्रग का पता होना चाहिए। बेशक हम ज़्यादा डोज दे रहे हैं या फिर हम जो फ्रीक्वेंसी जो है वो डोज की हमने कम रखी हुई है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं ना कि उनके टॉक्सिक और थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है,
तो फिर उस केस में हम स्मॉलर ड्रग्स देते हैं, मतलब और ज़्यादा फ्रीक्वेंट ड्रग देते हैं ताकि टॉक्सिसिटी जो है वो ना हो। सो हमने हाफ लाइफ भी कंसीडर कर ली और थेरेप्यूटिक विंडो भी ड्रग की कंसीडर कर ली। तो इसमें इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला डोजिंग रेट का जो है मेंटेनेंस डोज का क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी। जितनी भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग एंटर हुई है, डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना हमें थेरेप्यूटिक लेवल जो है वो ड्रग का मेंटेन रखना है, क्लियरेंस ड्रग जो है वो बॉडी में से एलिमिनेट कितना ज़्यादा जो है ना वो ड्रग जो है वो क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ द मेंटेनेंस डोज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं लोडिंग डोज। अच्छा, अब लोडिंग डोज को पढ़ने से पहले, अच्छा लोडिंग डोज पता है कभी कभी क्या होता है, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन जो है ना हमें ज़्यादा जल्दी अचीव करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स तो लार्ज लोडिंग डोज जो है हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब बहुत सी इमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं, जैसे एरिथमिया होता है। ठीक है, तो हमें जो ड्रग है ना, ड्रग का लेवल जो है वो मतलब हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं और ड्रग का लेवल हमें फ़ौरन से लोडिंग फॉर्म में देते हैं। ठीक है, हमें डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल जो है ना वो बहुत जल्दी अचीव करना होता है। सीरियस इन्फेक्शन हो जाते हैं जिस तरह एरिथमिया, तो हमें लोडिंग डोज लेनी पड़ती है। ठीक है, ताकि डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल जो है वो हमें जल्दी अचीव हो जाए। अब लोडिंग डोज के फॉर्मूले में हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बाय अवेलेबिलिटी। इसके अंदर जो क्लियरेंस है ना उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जिससे हम क्लियरेंस को मेंटेनेंस डोज में कंसीडर किया था, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं किया था, इधर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा बॉडी में उतना ज़्यादा हमें लोडिंग डोज जो है उतनी ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ याद रखनी है कि डोज को आराम से देना है, ताकि हमने प्लाज्मा के लेवल अचानक से ज़्यादा जब हाई हो जाए तो इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी। ठीक है, इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी। फिर हमने ये देखना है कि हमने ड्रग को ना हम डोजेज की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं डिजीज़ में। अब कभी कभी जो रीनल डिजीज़ होती है या फिर रीनल डिजीज़ होता है ना, ज़्यादातर ड्रग्स जो होती हैं ना वो रीनल रूट से जो है वो एलिमिनेट आउट होती हैं। अच्छा, अब जब रीनल डिजीज़ होती है, रीनल डिसफंक्शन होता है या कार्डियक डिसफंक्शन होता है, जिस तरह हार्ट फेलियर होता है जिसके अंदर आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो ब्लड जो है वो किडनी में कम जाता है, कम अवेलेबल होता है। ठीक है, क्लियरेंस जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमने डोज को कैसे एडजस्ट करना है। अब सबसे पहले ये है कि रीनल जो वेरिएबल है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीनल वेरिएबल वो ड्रग एलिमिनेशन में वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अब अगर हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस का हमें पता हो ना, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो हम अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो GFR है उसकी वैल्यू हमें इट इज़ क्योंकि क्रिएटिनिन क्लियरेंस है ना एक कन्वीनियंट अप्रॉक्सीमेशन, इट इज़ अ कन्वीनियंट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ GFR, मतलब हमें पता चल जाता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस से। अब हम इस केस के अंदर जो है ना डोज को कैसे करेक्ट करेंगे रीनल डिसफंक्शन में। हम इसको एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज डोज जितनी हम एवरेज मतलब एक नॉर्मल डोजेज दे रहे थे मल्टीप्लाई बाय पेशेंट की क्रिएटिनिन क्लियरेंस। हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस से पता चल जाएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू का भी, और क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम पेशेंट की मेजर करेंगे डिवाइडेड बाय 100 ml पर मिनट। जो 100 ml पर मिनट है ना ये नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है, मतलब 6 लीटर पर और इन अ यंग अडल्ट। तो एवरेज डोज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पेशेंट के क्रिएटिनिन क्लियरेंस से और उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल जो भी क्लियरेंस की वैल्यू है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू, तो हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब हम कि कितनी डोजेज पेशेंट को देनी है। ठीक है, अब कभी कभी पता क्या होता है कि हम नॉन रीनल रूट जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि रीनली ड्रग एलिमिनेट आउट हो रही होती है। 50% कभी कभी जो होती है वो ड्रग रीनली एलिमिनेट आउट हो रही होती है, 50% जो हेपेटिक रूट से हो रही होती है। ठीक है, उस केस में हम पता है डोज को कैसे एडजस्ट करेंगे। अब लेट्स सपोज 200 mg डोज है ना पर डे हमने पेशेंट को देना है। अब उसमें से आधा जो है वो 100 जो इधर से एलिमिनेट आउट होगा रीनली एलिमिनेट आउट होगा, 100
जो है हेपेटिकली एलिमिनेट आउट होगा। तो उस केस के अंदर हम डोजेज को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि 100 mg पर डोज ये जो हेपेटिकली प्लस सेम यही वाला फॉर्मूला रिपीट करेंगे, ठीक है। एवरेज डोजेज हमने कितनी देनी थी, 100 mg पर डे मल्टीप्लाई बाय पेशेंट की क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितनी आ रही है, लेट्स सपोज 20 ml पर मिनट है, उसको डिवाइड कर देंगे 100 ml पर मिनट से, जो कि नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 120 mg पर डे। हम इतनी डोज जो है, इतना जो है ना वो डोज कम हो जाएगा, 200 से 120 mg पर डोज पर डे हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। अब रीनल जो फेलियर, जो रीनल फंक्शन जो है ना वो डिजीज़ में भी चेंज होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलरेडी मेनी डिजीज, बट ये बुरे लोगों में भी होता है, उनका भी टाइम के साथ साथ जो क्लियरेंस है वो करने की एबिलिटी है ना, मतलब किडनी क्लियरेंस का जो रीनल फंक्शन है ना, उनकी भी किडनीज जो हैं वो सही से काम नहीं करती, ठीक है, या ब्लड फ्लो उनका कम हो जाता है, तो ड्रग सही से जो है वो क्लियर नहीं होती, एलिमिनेट आउट नहीं होती। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कि उनकी डोजेज एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। अब ये देखो कि हमें इसके लिए ना सीरम क्रिएटिनिन जो है कि कंसंट्रेशन का भी पता होना ज़रूरी है, और हमने ये भी देखना है कि हमारी यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब ये चीज़ जो है ना, चलो सीरम में क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन तो हम ये कर सकते हैं, यूरिन क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब इसको मैं ये करना, तो एक शॉर्टकट है हमारे पास, एक इक्वेशन है कॉकक्रोफ्ट गॉल्ट इक्वेशन, ठीक है। कॉकक्रोफ्ट गॉल्ट इक्वेशन के अंदर हम ये देखते हैं क्रिएटिनिन की क्लियरेंस मिलीलीटर पर मिनट। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 140 माइनस एच इंटू बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई बाय सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन। तो सिर्फ सीरम की क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन में अगर हमें सीरम की क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन पता होना, तो उससे हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना, उसको हमने 0.85 से मल्टीप्लाई करना है इन केस ऑफ फीमेल्स, और ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है फॉर मेल्स, ठीक है। तो हम सही से हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना डोजेज करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी एम्बिग्यूटी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।